सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। आप लोग जैसे कि देख रहे हैं ज्ञानोदय स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। भूगोल आज हम पढ़ने वाले हैं और भूगोल कक्षा 10 के लिए जो एनसीईआरटी सिलेबस हमारा भूगोल का तय हुआ है उसमें हम भूगोल की किताब का आज थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे कि भूगोल जो है किस प्रकार हमें पढ़नी है और भूगोल में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती हैं आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। इसलिए आप थोड़ा सा वीडियो को लॉन्ग ज़रूर बनेगा, बट आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखिएगा। जो कोई शुरू से लेकर अंत तक देखेगा तो तय मानिए, विश्वास मानिए कि आपको पढ़ने के साथ साथ सुनने में भी याद हो रहा होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ में। हम भूगोल की क्लास में आते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो सामाजिक विज्ञान है ये। सामाजिक विज्ञान की जो समकालीन भारत नंबर 2 यानी कि समकालीन भारत 1 पार्ट जो है 9th में हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, जो इसका पहला पार्ट है 1 पार्ट है, पहला पार्ट है, तो ये हम पढ़ लेते हैं कहाँ पर, ये हम पढ़ते हैं 1 पार्ट पर। ठीक है, यानी कि और 1 पार्ट कौन सी क्लास में आता है, 9th क्लास में आता है। बट आज जो हमें पढ़ना है इसका 2 पार्ट, दूसरा पार्ट पढ़ना है। दूसरे पार्ट में हम बेहतर तरीके से जानेंगे कि क्या हैं इसके जो है मुख्य मुद्दे या मुख्य प्रकार की जो मोटी मोटी बातें हैं वो समझने का हम प्रयास करेंगे। देखो आप लिखा है कक्षा 10 के लिए एनसीईआरटी में। सबसे पहले हम विषय सूची में आते हैं। विषय सूची में जैसा कि लिखा हुआ है पहला जो लेसन हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास का तात्पर्य मतलब हम ऐसा निकाल सकते हैं कि जो कुछ हमारे जीवन को चलाने के लिए आवश्यक उपकरण हैं, ठीक है, और जो भी हम समाज में देखते हैं, अब चाहे छोटे लेवल की चीज़ें हों चाहे बड़ी लेवल की चीज़ें हों, वो सारी की सारी हमारी ये संसाधन है। यहाँ तक कि आपका मोबाइल, जिस मोबाइल से आप वीडियो देख रहे हो ये वाला या पढ़ते हो, तो कहीं ना कहीं ये आपका संसाधन ही है जो आपके दिनचर्या को आसान बनाता है। आपको बैठे बैठे भूगोल की क्लास लेने को मिल सकती है, तो इसका मतलब है कि आप लोग संसाधन का यूज कर रहे हो। इसी प्रकार हम हवाई जहाज़ का यूज करते हैं, वो भी संसाधन है। हम साइकिल का, मोटरसाइकिल का, कार का, ठीक है, ये सारी चीज़ें उपयोग करते हैं। तो संसाधन कई प्रकार के होते हैं, इनके अभी क्रमशः हम पढ़ेंगे कितने हैं डिटेल से, इसी लेसन को आज हम सीखेंगे। फिर इसके बाद आता है वन एवं वन्य जीव संसाधन, फिर आता है जल संसाधन। ठीक है, ये संसाधन के बारे में है। ये तीनों संसाधन बहुत महत्वपूर्ण है, इनसे हम बताएंगे कहाँ से कितना इम्पोर्टेंट किस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के बन सकते हैं। फिर आता है कृषि, बहुत महत्वपूर्ण है। कृषि में हमें मिट्टियाँ वगैरह पढ़ने को मिलेंगी, कौन सी मिट्टी में कैसी कृषि होती है और किस कृषि के लिए कैसी जलवायु उपयोगी हो सकती है। बहुत महत्वपूर्ण, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो बहुत पूछा जाता है कृषि के बारे में। और हाँ, ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी फ़ायदेमंद है जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी थोड़ा बड़े लेवल के कर रहे हैं, जैसे पीसीएस हो गया, आईएएस हो गया। ठीक है, तो इस तरह के एग्ज़ामों में भी डायरेक्टली क्वेश्चन एनसीईआरटी सिलेबस से 9th और 10th की किताबों से, 9th 10th 12th तक की किताबों से आते हैं। सो आप लोग भी हमारे चैनल में जुड़िए और इसका लाभ लीजिए। ठीक है, फिर आते हैं लेसन 5 में खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। ये क्या संसाधन होता है, खनिज जो खोद करके जो निकाले जाते हैं, और ऊर्जा संसाधन ऐसे संसाधन जो ऊर्जा हमें देते हैं, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, मिट्टी का केरोसिन जिसको कह सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे संसाधन हैं, पवन ऊर्जा है, ठीक है, विद्युत ऊर्जा, ये सारे संसाधन हैं ऊर्जा के। फिर आते हैं विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण उद्योग में हम ऐसा कुछ जो बनाया जा सके, जिस प्रकार हम देख सकते हैं विनिर्माण में हमारे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ आती हैं, उनसे जो निकलने वाला प्रोडक्ट होता है वो विनिर्माण उद्योग से निकलने वाला उत्पाद कहलाता है। फिर आते हैं 7वें चैप्टर में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। एक तो हाथ में रेखाएं होती हैं, एक होती है अपनी भारत की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा। इसका मतलब है कि भारत में कुछ ऐसे कह सकते हैं उद्योग हैं जिनको होना अति आवश्यक है, जिनके बिना भारत के लोगों के लिए अति आवश्यक है। ठीक है, जैसे आप लोग देख सकते हो कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इन कंपनियों का अस्तित्व उतना ही सही ठीक समझा जा सकता है जितना हमारा जीवन। क्योंकि इन्हीं के सहारे ही हमारा जीवन चलायमान है या चलता है।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हम लेसन 1 में आते हैं। लेसन 1 में हम फिर इसके बाद परिशिष्ट वगैरह इनको देख लेंगे, लास्ट में शब्दावलियाँ हैं इनको देख लेंगे, ठीक है। हम आते हैं अपने लेसन 1 में। लेसन 1 में जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, मैं थोड़ा सा और चैप्टर को बड़ा कर दूंगा और पढ़ते जाएंगे और कोशिश करेंगे कि टिक ना करें। आप लोग समझदार हो, एक ही लेसन को, एक एक टॉपिक को आप नज़र बनाए रखिएगा, हम पढ़ते जाएँ और मार्कर यूज़ कर लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, मार्कर यूज़ करके ही चलेंगे हम लोग। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि क्या आप उनके नाम बता सकते हैं। पहले चैप्टर का नाम तो आप देख ही चुके हो, संसाधन एवं विकास है। क्या आप उन वस्तुओं के नाम बता सकते हैं जो गांव और शहरों में हमारे जीवन को आराम पहुंचाते हैं। समझ गए आप? आराम पहुंचाने से मतलब कि ऐसी वस्तुएं जो हमारे जीवन में बहुत ही आरामदायक हो सके, जैसे एसी हो गया, कूलर हो गया, टीवी हो गया, ठीक है, फ्रिज हो गया, ये हमें आरामदायक चीज़ें हैं, ठीक है। घर भी हमारा आराम पहुंचाता है कहीं ना कहीं, ठीक है। मोबाइल फ़ोन तो आसानी से और ये वीडियो और कुछ भी फ़ोन करने से लगा के, कैलकुलेटर से लगा के बहुत सारी चीज़ें हम उस फ़ोन के ज़रिए कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार ऐसी वस्तुओं की सूची तैयार करें, इनका बनाने में प्रयोग होने वाले पदार्थों के नाम लिखिए। जैसे एक मिट्टी का बर्तन बनता है, ठीक है, तो उसमें क्या क्या लगता है, पानी लगता है, मिट्टी लगता है, ठीक है। फिर एक कुम्हार के द्वारा, ठीक है, उसे चाक की ज़रूरत पड़ती है, फिर उस चाक को वो घुमाता है मशीन या डंडे के द्वारा, फिर कहीं जा कर के, यानी उपकरण उसमें क्या क्या लग सकते हैं आप लोग देख ही सकते थे, ठीक है। अब आते हैं हमारे पर्यावरण में उपलब्ध, अब यहाँ से लेसन चालू हो रहा है मेन, वो तो सूची बनाने के लिए है, बड़े बच्चों के लिए या छोटे बच्चे भी बना सकते हैं सूचियाँ, कोई भी मान लेते हैं। चलो एग्जाम्पल के तौर पर हम ये दे रहे हैं होमवर्क के टाइप में, इसको होमवर्क मान लीजिएगा। होमवर्क ये है कि आप 2-3 चीज़ें ले लीजिए, जैसे घर बनाने में क्या क्या लगते हैं, ठीक है, बड़ा आसान सा देखें, घर बनाने में क्या क्या कौन कौन से पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मकान बनाते हैं, घर बनाते हैं, या हम कह सकते हैं जैसे हम क्या बोलते हैं, घर में कुछ खाने पीने की चीज़ें ले लीजिएगा, ठीक है, ये कैसे मिल करके बनी होती है। चलो हम एक सिंपल सा ले लेते हैं, दही बड़ा या जलेबी, ठीक है, जलेबी या दही बड़ा, ये कैसे बनती हैं, तो थोड़ा सा आप देख लेना कि ये कैसे बनती है, इनमें उपकरण कौन कौन से लगते हैं, ठीक है। अब आते हैं अपने मेन चैप्टर में, ठीक है। मेन चैप्टर में आप देख सकते हो कि कह रहा है हमारे हमारे पर्यावरण में, ठीक है, जो पर्यावरण है हमारे चारों ओर जो फैला हुआ है, उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती है और इन जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। प्रौद्योगिकी का मतलब है मशीनें आदि उपलब्ध हैं, जो आर्थिक रूप से संभव है, यानी कि आर्थिक रूप से संभव है, जिसका हम आर्थिक यानी कि गतिविधि कर सकते हैं, उसको खरीद और बेच सकते हैं। सांस्कृतिक रूप से भी मान्य होनी चाहिए। सांस्कृतिक रूप में यानी कि हम उसका उपयोग सांस्कृतिक ढंग से भी कर सकते हैं, एक संसाधन है। सांस्कृतिक ढंग का मतलब है इसको हमारे त्योहारों में या इसको हमारे कल्चर में से मिलती जुलती हुई होनी चाहिए। ऐसा नहीं जैसे हम कोई भी कपड़ा पहनते हैं तो वो हमारे सांस्कृतिक रूप से ही मान्य होना चाहिए, भारतीय होना चाहिए। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, संसाधन बोलते हैं। लिखा तो यही है, ठीक है। बाकी आप लोग उल्टा मत समझिएगा कि हम नहीं विदेशी कपड़े नहीं पहन सकते हैं, और ऐसा नहीं हो सकता। सब कुछ हो सकता है, बस उसका विदेशीकरण का देशीकरण ही करना होता है, ठीक है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट लाइन पर। नेक्स्ट लाइन पर आप देख सकते हो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध जो वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया, प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के परस्पर अंतर संबंध में निहित है। देखो ये थोड़ा सा लाइन आप लोगों को कठिन लग सकती है क्योंकि टाइट शब्द कुछ दे दिए हैं इसमें से, ठीक है। कह रहा है हमारे जो पर्यावरण में उपलब्ध जो वस्तुएं होती हैं वे रूपांतरण की प्रक्रिया की प्रकृति यानी कि रूपांतरित होती हैं, यानी कि कुछ चीज़ों से मिल कर के बनी होती हैं। अगर कपड़े की हम बात करें तो कपास और रेशम धागे, ठीक है, उसमें कई सारी चीज़ें डिज़ाइनें वगैरह जब बनती हैं, कलर वगैरह किया जाता है तो कहीं ना कहीं वो रूपांतरित है, यानी कि एक रूप से उसको दूसरे रूप में परिवर्तित करके ही हम उपयोग करते हैं। प्रौद्योगिकी की हेल्प लेनी पड़ती है, कहीं ना कहीं मशीनें आदि की हेल्प लेनी पड़ती है। संस्थाओं की परस्पर अंतर संबंध में निहित हैं, यानी कि और संस्थाएं यानी कि कंपनियां, संस्थाओं का यहाँ पर मतलब है कि कोई ना कोई कंपनी इसका निर्माण कार्य कर रही होती है, तभी तो ये जा कर के हमारे तक पहुँचता है, ठीक है। ये लाइन बात समझ में आ गई होगी। अच्छा आगे बढ़ते हैं।
जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं। मानव प्रौद्योगिकी क्या है? यानी कि मानव से हाथ से जो बनी हुई चीज़ें होती हैं, ये भी प्रकृति के साथ क्रिया करती हैं। यानी प्रकृति को बनाने में, जैसे हम बाग बगीचे बनाते हैं तो कहीं ना कहीं ये मानव प्रौद्योगिकी कहलाती है। ये मानव द्वारा मशीनीकृत होता है या मानव के हाथों द्वारा निर्मित होता है। पार्क हो गया, पेड़ पौधे जो लगाते हैं, हम घर बनाते हैं, कहीं ना कहीं मानव के द्वारा होता है। ठीक, वैसे तो सारी मैन मेड ही है, बट यहाँ पर मानव प्रौद्योगिकी की स्पेशल जब बात की जाएगी तो मानव के हाथों द्वारा जो स्पेशल बनाई जाती है मशीनों की बिना हेल्प लिए, उसे हम कहते हैं मानव प्रौद्योगिकी। और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। और अगर हमें तेज़ी से निर्माण कार्य करना तो कहीं ना कहीं हमें कंपनी या मशीनों का सहारा लेना पड़ेगा। मान लो हमें बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी है, छोटी मोटी बन जाएगी, लेकिन बिना मशीनों के आजकल देख ही सकते हो छत नहीं ढला है। मशीन ठेकेदार अलग होता है, छत ढालने का, लोहा काटने का, हाँ आप समझ सकते हो ना। है तो मैन मेड, मत मशीनों का हेल्प लेना पड़ेगा। आर्थिक, ये लिखा है कि आर्थिक विकास को तेज़ी करने के लिए, ये बात थोड़ा सा ध्यान देना कि जब आर्थिक विकास को हम तेज़ी से विकास करेंगे तो संस्थाओं का निर्माण करते हैं। जब तो आर्थिक विकास तेज़ी करने के लिए हम संस्थाओं का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या आप भी बहुत से लोगों की तरह क्या लिखा है, संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं? ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पर बहुत बड़ी लाइन लिख दी उसने, कह रहा है कि अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को प्रकृति का उपहार समझते हैं। हाँ बिल्कुल, वैसा तो होना चाहिए, प्रकृति का ही उपहार है संसाधन जितने प्रकृति में हमारे दिख रहे हैं। बट ऐसा नहीं, हम सोचते नहीं हैं ऐसा, वो लिख रहा है। ठीक है, संसाधनों या संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। यानी कि मानव का एक्टिविटी जितना होता है उसके परिणाम से हम संसाधन बना लेते हैं। वैसे प्रकृति में ये डिसाइड नहीं है कि ये सब संसाधन है, आप इनका सदुपयोग ही कर सकते हो। कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिनका मानव के लिए उपयोग करना नहीं बनता है, मानव को उपयोग नहीं कर पाना होता है। और अगर मानव ने उपयोग कर लिया तो कहीं ना कहीं वो खतरे से खाली नहीं होता है। ठीक है, जैसे बड़े बड़े पहाड़ हैं जो, उनको सब ध्वस्त करते चले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैन अपने लिए, आदमी जो है, मनुष्य जो है अपने लिए उपयोग करता है। बस बारिश नहीं होती है, कहीं ना कहीं फिर उसके लिए क्या दुखदाई है। इसलिए उन संसाधनों का उपयोग नहीं करना, उसकी नीड ही उसकी आवश्यकता बन जाती है, संसाधन बन जाता है। कहने का मतलब यह है मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है और मानव भी खुद संसाधन है एक। ठीक है, जिसे हम कहते हैं मानव संसाधन। अभी आएगा आगे। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करते हैं, यानी मानव परिवर्तित करते हैं तथा उन्हें प्रयोग करते हैं। इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। यहाँ पर अब थोड़ा सा प्रक्रिया में हमने यहाँ इसको छोड़ दिया था, इस त्रिभुज को आप थोड़ा सा देख लेते हैं। इस त्रिभुज में क्या लिखा हुआ है, इस त्रिभुज के माध्यम से, और ये देखो दोनों अलग हैं थोड़ा सा, लेकिन अंतर संबंध इनके बीच में हमें समझना होगा। कह रहा है जो वर्गीकरण है कुछ इस प्रकार किया गया, यानी बांटा जा सकता है संसाधनों को 4 भागों में मुख्यतः बांटा जाता है। कौन कौन सा? पहले उत्पत्ति के आधार पर, यानी कि जब उत्पत्ति होती किसी चीज़ की धरती से, पृथ्वी से, ठीक है, तो जैव और अजैव के रूप में हुई है। यानी कि कुछ जीवित प्रकृति के हैं जैसे पेड़ पौधे हैं, मनुष्य, ठीक है, जानवर, ठीक है। अजैव में होता है कुछ जैसे पेड़ पौधे करें, पहाड़ हो गया, पर्वत हो गया, ठीक है, पानी हो गया। पानी वैसे अजैव ही है, ठीक है, जैव इसमें पलता है बट अजैव संसाधन माना जाता है। ठीक है, भूमि हो गई। ऐसे इसी प्रकार समाप्तता के आधार पर जो समाप्तया, यानी कि जो समाप्त होने के कगार पर आ जाता है, उसको हम, कुछ को हम पुनः प्राप्त कर लेते हैं, कुछ को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जिसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं वो नवीकरणीय योग्य बनता है, अनवीकरणीय योग्य जिन्हें हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। स्वामित्व के आधार पर देख सकते हैं, स्वामित्व यानी कि स्वामी कि ये मेरा ही है, तो व्यक्तिगत होता है। जैसे व्यक्तिगत में अभी हम बताएंगे, एग्जाम्पल आएगा। सामुदायिक होता है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, इसको थोड़ा समझना। बड़े बच्चे जो उच्च क्लासों के हैं वो थोड़ा डिटेल देखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं आप लोगों के लिए। और छोटे बच्चों में तो ये टाइप्स ऑफ, जो कक्षा 9-10 के बच्चे पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आप लोग ये समझ सकते हो कि इनको बांटा कितने भागों में जाता है संसाधनों को। बाकी तो आप कुछ भी पट्टी लिख दोगे, है ना, जो भी आपको याद आएगा। बट संसाधन के जब प्रकार लिखेंगे तो ये हमें कंठस्थ होना चाहिए, याद होना चाहिए कि कितने उत्पत्ति के आधार पर, समाप्तता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और विकास के राष्ट्रीय स्तर के आधार पर हम किस प्रकार से संसाधनों को
बांटते हैं। तो स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत होता है, कुछ संसाधन हमारे स्वयं के होते हैं, ठीक है। कुछ सामुदायिक, जैसे स्वयं के में जैसे हम नल हो गया अपना हैंडपम्प घर वाला, स्वयं का होता है ना। मकान हो गया वो स्वयं का होता है। बस सामुदायिक होता है, जैसे स्कूल हो गया, अस्पताल हो गया, सामुदायिक यानी कि सभी लोगों के लिए उपयोगी है। कुछ राष्ट्रीय होता है, केवल राष्ट्र की संपत्ति होती है, जैसे जो ज़मीनें खाली पड़ी हैं वो सारी राष्ट्र की संपत्ति होती है। समुद्र के तटीय मैदान ना। और इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय में होता है, समुद्र के 12 माइल्स 12 माइल्स के बाद जो भी समुद्र का तट हो बसता है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा होती है। इसी प्रकार विकास के स्तर के आधार पर संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष होते हैं। संभावी कुछ ऐसे संसाधन जो अभी भी संभव हैं, यानी कि उनको हम दुरुपयोग न करें तो उनका हम उपयोग कर सकते हैं, इस प्रकार के संसाधन हो सकते हैं, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा इसको स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें, ये इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक्स आप लोगों के लिए, ये थोड़ा सा ध्यान देना। ये कभी घुमा फिरा के पूछेगा, स्वामित्व के आधार पर संसाधन, और विकल्प दे देगा जैव जैव नवीनीकरण, एक दे देगा सामुदायिक, ठीक है। तो इसको हमें स्वामित्व के आधार पर ही टिक करना है, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा त्रिभुज में। देखो, जो पर्यावरण होता है वो किन किन चीज़ों से मिलकर के बना होता है। जो मानव होता है, मानव की हेल्प क्या क्या करता है, तो प्रौद्योगिकी उसकी हेल्प के लिए चाहिए, संस्थाएं चाहिए, और भौतिक पर्यावरण यानी प्रकृति चाहिए। अगर ये तीनों ही मिलती हैं तभी जा कर के मानव अपनी जो है गतिविधि कर सकता है। यानी कि प्रकृति, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी, संस्थाएं जिसे हम बोलते हैं प्रकृति और प्रौद्योगिकी और संस्थाएं, इनके मध्य अंतर संबंध होता है। और जब तक इनका मध्य अंतर संबंध करने वाला है मानव, यानी इन सबको उपयोग करने वाला मानव है, संस्थाएं और प्रौद्योगिकी और प्रकृति का। अब आते हैं संसाधन के, अभी जो प्रकार पढ़े पाई चार्ट उसके द्वारा, अब ये चार्ट के द्वारा समझ सकते हो। संसाधन दो प्रकार का, प्राकृतिक और मानवीय। अभी देखो प्राकृतिक मानवीय में नहीं आए थे, लेकिन प्राकृतिक में दो प्रकार का, नवीकरणीय, अनवीनीकरणीय, ठीक है। मानवीय में दो होता है, संरचनाएं, संस्थाएं जो बनाता है, पार्टी बनाता है कुछ ना कुछ, ठीक है। जैसे एक बड़े बच्चों के लेवल का एक चलता है कॉप, आप लोगों को पता होना चाहिए, ये बहुत आता है, COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, कॉप। अभी कॉप जैसे 27 हो चुकी है, ठीक है। कॉप 27 में कुछ विषय निर्धारित किए गए हैं, 20 या शायद 15 हैं, देख लीजिएगा, ठीक है। तो 20 या 15 इसमें निर्धारित किए गए हैं, उनको पालन करना। जैसे 2030 तक हमें हर हाल में लाइट से चलने वाले संसाधन करना, पेट्रोल डीजल की कम से कम खपत करनी है, ठीक है। और घर जल का उपयोग समुचित करना है, कि जल का उपयोग हम, इसीलिए तो गांव-गांव अब देख सकते हो कि गांव-गांव जो नल के पाइप लग रहे हैं, ये COP 17 का ही उदाहरण है, ठीक है। पेड़ पौधे का लगाना समय समय पर आने पर गाँव में जो प्रधानों आदि के द्वारा जो बंटवा जाते हैं पेड़ वगैरह, कहीं ना कहीं ये इसका एक पॉइंट है। जो 20 विषय तय किए गए, निर्धारित किए गए हैं, ये COP 27 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का मतलब है कि विभिन्न देशों के मेन आदमी जा कर के वहाँ बैठते हैं, क्या कहते हैं, एक जगह निर्धारित की जाती है जिस देश की, तो उस देश में बैठते हैं। बैठने के बाद जो है बिंदु कुछ निर्धारित किए गए हैं, उन बिंदु में चर्चाएं होती हैं कि हमें इतने समय में इतना प्राप्त कर लेना, नहीं तो हमारी ये धरती जो है वो रहने लायक नहीं बचेगी। कहीं ना कहीं खतरे को आगाज़ करने के लिए एक मेन टारगेट निर्धारित किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं अपना, तो देख सकते हो आप, संस्थाएं ये बनाता है, मनुष्य ही बनाता है, ठीक है। अब आते हैं अपने अगले उसमें। प्राकृतिक में दो प्रकार का होता है, नवीकरण, अनवीनीकरण। नवीकरण में सतत होता है और जैव होता है। सतत माने ऐसा जो लगातार चलता रहे, जैसे पवन ऊर्जा हो गई, जल हो गया, ये लगातार अभी हमें प्राप्त होता रहेगा, बट इसका हम उपयोग समुचित ढंग से करें, आगे की पीढ़ी को भी हमें पहुंचाना है, ये हमारा दायित्व है। जैव संसाधन में दो प्रकार का, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव, यानी कि जितने भी पेड़ पौधे होते हैं ये भी हमारे जैव होते हैं, जीव होते हैं, और वन्य। अनवीनीकरण में दो प्रकार का होता है, पुनः चक्रीय और अचक्रीय। पुनः चक्रीय जैसे कि हम इसको दोबारा से बना सकते हैं, वो पुनः चक्रीय होता है। अचक्रीय का मतलब क्या होता है, जिसे हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते, दोबारा हमारे हाथ में बनेगा लेकिन बहुत समय लगेगा, प्रकृति का, इसलिए अचक्रीय बोल देते हैं इसे, ठीक है। तो इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, उम्मीद करते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ने के पहले, हम अभी तक तो नहीं बोले लेकिन अब बोल रहे हैं, आगे बढ़ने पहले जो बच्चे अभी तक वीडियो में हैं, बचे हुए हैं, तो निश्चित तौर पर वो बच्चे वैसे बच्चे हैं जो जुझारू प्रवृत्ति के हैं,
जो पढ़ने वाले हैं बच्चे, वो बच्चे अभी तक वीडियो में रुके हुए हैं। तो उन बच्चों के लिए मैं स्पेशल मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, ये तय बात है। और हमारे चैनल में सब्सक्राइबर की संख्या अभी बहुत कम है, जिसके कारण चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा। हम थोड़ा सा दुविधा में पड़े हुए हैं कि हम आगे कंटिन्यू करें या ना करें। तो आप लोगों से थोड़ा सा ये एक टीचर का दायित्व है। हम आपसे फ़ीस नहीं मांग रहे हैं, तो इतना तो बनता है कि आप लोग ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो ज़रूरतमंद है उन तक पहुंचाने का प्रयास करिए, ताकि जो है हम इस सीरीज को अब कंटिन्यू कर सकें। हमारे समझाने का तरीका आप लोगों को कैसा लगा वो आप कमेंट पर जा कर के ज़रूर लिखा करिए। और जो भी पढ़ना है सब्जेक्ट, कोशिश करिए कमेंट में लिखिए कि सर आप आज थोड़ा सा ये टॉपिक समझाइए, तो हम प्रयास करेंगे। प्रयास क्या करेंगे, हमारा दायित्व बन जाएगा कि हमें बच्चे अगर कहेंगे कि नहीं आप ये टॉपिक लीजिए या ऐसा करिए, तो हम उसको और ढंग से बेहतरीन ढंग से समझाने का प्रयास करेंगे और वो विषय लेंगे समझाने के लिए। ठीक है, वैसे तो हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हम खुद ही हैं, तो हम समझ रहे हैं कि आप लोगों को क्या चाहिए, इंपॉर्टेंट क्या चीज़ हो सकती है। बट आप लोग अगर लिखोगे तो कहीं ना कहीं हम और निखार लाएंगे इस तरह अपने ज्ञान। तो जो बच्चे अभी तक टिके हुए हैं उनके लिए ये है कि आप लोग लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब जरूर चैनल को करें और करवाएं दूसरे से। ठीक है, पढ़ने वाले बच्चों से। अभी हम लास्ट में, चलिए अभी नहीं कर रहे हैं, लास्ट में घोषणा करेंगे। घोषणा ये होगी कि आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। चलिए संसार के प्रश्न थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। डिटेल से चर्चा करने के लिए ज़्यादा बड़ा वीडियो ना बनाते हुए हम इसकी सीरीज के क्रम में आज जैसे आप लोगों को ये एक पेज समझाया हमने। ठीक है, हम कोशिश करेंगे, आज एक ही पेज है, थोड़ा सा हमें शुरू करना था इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया। कल से थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो बनेगा, बट हम डिटेल से समझाते हुए कम से कम 2 या 3 पेज इसके लेंगे, तभी जा कर के ये आप लोगों को फ़ायदेमंद साबित होगा। इसमें मेन इम्पॉर्टेंट जो बताया जाए तो आप लोग जो है इसको नोट ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो अब अंत में थोड़ा सा आप लोग वेट किए हो तो वो घोषणा ही हम बता दें। घोषणा ये है कि आप लोगों को अब मैं कोशिश करूँगा कि हिंदी आप समझ रहे हो ना, हिंदी, साइंस और हिंदी, साइंस और ये आपका सोशल साइंस तो हो ही गया, सोशल साइंस। ठीक है, इसके भी वीडियो आपको कंटिन्यू मिलेंगे। हिंदी का कंटिन्यू हम देने का प्रयास करेंगे, साइंस का भी देंगे और सोशल साइंस का दे ही रहे हैं, जियोग्राफी स्टार्ट कर दी और भी ऐसे। तो आप लोग को हमारा जो ज्ञानोदय स्टडी पॉइंट है इसको सब्सक्राइब करके रखना होगा। आगे आने वाले समय में यहाँ पर बेहतरीन ढंग की आप लोगों को कंटेंट आपको मिलने वाला है। ठीक है, और जाहिर सी बात है आप लोगों को जब मिलेगा तो कहीं ना कहीं आपकी हेल्प ही हो सकेगी। तो इसी के साथ में आप सब लोगों के लिए धन्यवाद। ठीक है, वीडियो देखने के लिए। और अंत में मैं फिर कहूँगा, जब आप यहाँ तक बने ही हो तो शेयर ज़रूर करना। ओके, सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।